श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। देखिए, आज हम चर्चा करने वाले हैं चंद्र ग्रहण के ऊपर उत्पन्न होने वाले विभिन्न प्रश्नों के संबंध में। विभिन्न लोग विभिन्न प्रकार की बातें कर रहे हैं, सब अपने हिसाब से शास्त्रों को तोड़ मरोड़ रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए, यहाँ पर जो ग्रहण से संबंधित बात है कि साहब हमारे यहाँ होगा कि नहीं होगा, मेरे पास कई फ़ोन आ रहे हैं। अरे भाई, आप जिस पंचांग को पढ़ते हो उनके लगाओ फ़ोन। अरे नहीं, वो तो फ़ोन नहीं उठाते हैं। अरे नहीं उठाते तो उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। आप श्री भादव माता पंचांग रखिए अपने पास, उसके बाद मेरे से बात करिए कि यहाँ ये लिखा है। पर बहुत सारे होशियार भी होते हैं, साहब आपका पंचांग तो है हमारे पास पर वो दूसरी जगह रखा है। कोई बात नहीं, दूसरी जगह है तो दूसरी जगह से लेके देख लेना। परंतु वे जो निदान चाहते हैं वो मेरे से चाहते हैं। आपका वीडियो चलता है, हाँ मेरा वीडियो चलता है, हम तो देखते हैं तो आप मत देखो। मैं ये भी आपके पीछे नहीं पड़ता हूँ साहब आप मेरा जो है वीडियो देखना ही पड़ेगा। देखिए, आप मेरा वीडियो देखते हैं, आपकी सुविधा के लिए देखते हैं, आपके ज्ञानार्जन के लिए देखते हैं, परंतु मैं उसमें आपके प्रश्न का उत्तर दूं इसके लिए मैं बाध्य नहीं हूं, क्योंकि इसके लिए मैं आपसे कोई शुल्क नहीं ले रहा हूं, आपको निःशुल्क बता रहा हूं। तो फिर मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते आप मुझे। देखिए, नीमच में जो चंद्र ग्रहण 8/11/2022 को होगा वो शाम को 5:48 से प्रारंभ होगा और पूरे भारत में ग्रहण का मोक्ष होगा वो 6:19 पर होगा। ठीक है। और सूतक आप उसमें से 9 घंटे घटा के प्रारंभ मान लें। उदयपुर में 5:53 से होगा, जयपुर 5:41 से होगा, अजमेर 5:46 से होगा, कोटा 5:43 से होगा, गुना 5:38 से होगा, रतलाम 5:49 से होगा, इंदौर उज्जैन में 5:47 से होगा, बांसवाड़ा 5:52, लखनऊ 5:39, भोपाल 5:39, लखनऊ 5:20, कानपुर 5:23, जबलपुर 5:29, नागपुर 5:36, बालोतरा 5:57, बाड़मेर 6:19, ब्यावर 5:48, भीलवाड़ा 5:48, ग्वालियर 5:32, वाराणसी 5:14, दिल्ली 5:32, अहमदाबाद 6 और मुंबई 6:05। इन सभी स्थानों पर ग्रहण के प्रारंभ का मैंने समय बताया। अब वो बोलते हैं कि आपने लिखा है कि पूर्वी भारत में होगा, तो पूर्वी भारत के लिए क्या लिखा है पहले वो पढ़ो। इसमें लिखा है कि कार्तिक शुक्ल पक्ष पूर्णिमा मंगलवार दिनांक 8/11/22 ईस्वी को खग्रास चंद्र ग्रहण होगा। इस ग्रहण का भारतीय समय से विरल छाया प्रवेश दिन में 1:32 बजे, ग्रहण स्पर्श 2:39 बजे, सम्मिलन 3:47 बजे, ग्रहण मध्य 4:29 बजे, उन्मिलन 5:12 बजे और मोक्ष सायं 6:19 बजे होगा और विरल छाया से निर्गम शाम को 7:26 बजे होगा। यह ग्रहण भारत में मोक्ष होता हुआ ग्रस्तोदय रूप में दृश्य होगा। भारत में मतलब अब अगर आप ये प्रश्न करते हैं साहब हमारे यहाँ दिखेगा कि नहीं दिखेगा, तो पहले ये निर्णय कर लो कि आप भारत में रहते हो या विदेश में रहते हो। विदेश में रहते हो तो आपके लिए निर्णय अलग होगा, परंतु यदि आप भारत में रहते हो तो ये ऊपर वाली लाइन आपके ऊपर लागू होगी। भारत के सुदूर पूर्वी प्रांतों आसाम, मेघालय, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, बांग्लादेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मध्य एवं पूर्वी नेपाल में खग्रास ग्रस्तोदित एवं अन्य क्षेत्रों में खंडग्रास ग्रस्तोदित रूप में दृश्य होगा। देखिए, भारत में दृश्य होगा, उसके बाद इन स्थानों में खग्रास ग्रस्तोदित मतलब पूरा काला गोला उदित होगा, परंतु अन्य स्थानों पर, इन स्थानों के अलावा जो मध्य और पश्चिमी भारत है वहां पर खंडग्रास ग्रस्तोदित होगा। ग्रस्तोदित का अर्थ है ग्रस्त होता हुआ उदित होगा। अब ये पढ़ने के बाद भी अगर आप फोन लगा के पूछते कहा साहब हमारे यहाँ क्या होगा, तो इतना स्पष्ट से और ज्यादा क्या स्पष्ट लिखा जा सकता है। अब
इसके लिए ग्रहण दर्शक सारणी का उपयोग करें। आपके यहाँ सूतक कब प्रारंभ होगा सारणी में बताया गया है। देखिए सब पूरी सारणी में जो है इसके सूतक का प्रारंभ काल दे रखा है। आप आपके नगर के नज़दीक जो बड़ा नगर है उससे गिन लें। नीमच का 5:48 है तो ये समय लगभग 1-2 मिनट के अंतर पर नीमच, मंदसौर, रतलाम, धार, झाबुआ, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर, इधर चलें तो भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उधर कानौड़, भिंडर, बोईडा, बांसी, ये सब इधर चलें तो भीलवाड़ा के इधर हमारा चित्तौड़गढ़ आ जाता है, फिर कोटा आ जाता है, बूंदी आ जाता है, झालावाड़ आ जाता है, झालरापाटन आ जाता है, आगर आ जाता है। ये सब जिले 1-2 मिनट के अंतराल पर इनमें सूतक का प्रारंभ यहीं से हो जाएगा। अब बात ये आती क्या हमारे यहाँ सूतक होगा। बिल्कुल सूतक निश्चित रूप से प्रारंभ होगा, लगेगा ही लगेगा। तो हमें सूतक मनाना पड़ेगा, बिल्कुल सूतक मनाना पड़ेगा। अगर हमारे यहाँ 5:48 से सूतक प्रारंभ हो रहा है, मतलब 5:48 नहीं 9:48, 5:48 से तो ग्रहण प्रारंभ होगा शाम को 5:48 से ग्रहण प्रारंभ होगा और सुबह 9:48 से सूतक प्रारंभ होगा। तो सूतक प्रारंभ होने से पूर्व क्या मैं कथा कर सकता हूं? अरे भाई सूतक प्रारंभ नहीं हुआ तो कथा करो, गायन भजन करो, ईश्वर की पूजन करो, सब कुछ कर सकते हैं। तो सुबह 9:48 के पहले आप भगवान को स्नान कराएं, पूजा पाठ करें, जप तप करें, कुछ भी करें, सबके लिए 9:48 तक छुट्टी है। उसके बाद जैसे ही वो कार्य पूर्ण होता है, कौन सा कार्य? सूतक प्रारंभ का, मतलब पूजा पाठ पूर्ण होता है, कार्य पूरा हो जाता है, फिर 9:48 बज जाते हैं, 9:48 से सूतक प्रारंभ हो जाएगा और 9:48 बजे सूतक प्रारंभ होने के बाद आप किसी प्रकार का कोई खाना पीना आदि सबको छोड़ दें। जो खाना पीना है 9:48 के पहले। अब खाना पीना आपने छोड़ दिया, अब फिर प्रश्न उठता है क्या साहब आपने ये भी कहा है कि ग्रहण में तो स्नान करना और ग्रहण में जप करना, न हवन करना, न दान करना। बिल्कुल ये शास्त्र में लिखा है। अब आप कहेंगे फिर भगवान का स्पर्श कैसे करेंगे? भगवान का स्पर्श नहीं करना है, भगवान के तो कपाट लगे हुए हैं। आप अपने बाहर मंदिर के बाहर ही या अपना किसी स्थान पर एक यज्ञ कुंड बनाए या स्थंडिल बनाए, स्थंडिल के ऊपर हवन करना है। आप ग्रहण प्रारंभ होगा 5:48 पर और 5:49-50 पर स्नान करेंगे, 2-5 मिनट में स्नान हो जाएगा। उसके बाद जप करेंगे, जप करने के बाद हवन करेंगे, यज्ञ करेंगे। यज्ञ करने के बाद ग्रहण पूर्ण होने से पहले दान करना है। तो फिर हम अशुद्ध रहेंगे? नहीं, ग्रहण पूर्ण होने के बाद आपको शुद्ध स्नान करना है, यज्ञोपवीत बदलना है। ग्रहण के अंदर आप जप तप हवन दान पुण्य करते हैं, उसका कहीं कोई दोष नहीं है। अब आप यज्ञ करते हैं तो यज्ञ में कोई ऐसा पदार्थ तो है नहीं जिसके ऊपर ग्रहण का प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि उसमें तिल और जौ रहेंगे। तो तिल और कुशा ऐसे हैं जिनकी उपस्थिति मात्र से ही सूतक का परिहार हो जाता है। तो आपको ग्रहण के अंदर ये शास्त्र कहता है, मैं भी नहीं कह सकता, शास्त्र में लिखा है, वो मैं बात आपको बता रहा हूं। ग्रहण के प्रारंभ में स्नान करना, फिर जप करना, जप के बाद आपको ग्रहण मध्य में हवन करना, हवन के बाद आपको ग्रहण के समाप्ति से पहले दान पुण्य करना। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब आप कहेंगे साहब ग्रहण तो ग्रस्तोदित होगा। हाँ बिल्कुल होगा। तो इसका स्नान और देव पूजा तो फिर अगले दिन होगी? नहीं, किसी निमित्त स्नान करना। किसके निमित्त? ग्रहण के निमित्त स्नान कर रहे हैं, इसलिए रात्रि में स्नान करने का कोई दोष नहीं होता है। चंद्र ग्रहण ग्रस्तोदित हैं, इसलिए ग्रहण पूरा होने के बाद उसका गोला पूरा दर्शन कर लें तो हम ग्रहण मोक्ष हो गया, ये मान लेना चाहिए।
अब ग्रहण के गोले का पूरा दर्शन कर लिया, उसके बाद आप रात्रि में स्नान करें, स्नान करके यज्ञोपवीत बदलें और फिर देव पूजन रात में ही मंदिर की सफाई करके कर सकते हैं। दूसरे दिन का इंतजार नहीं करेंगे। दूसरे दिन का इंतजार कब करना पड़ता है? जब सूर्य ग्रहण होता हुआ अस्त हो जाए, तो उसका गोला आपको ग्रहण मुक्त होने के बाद, ग्रहण का मोक्ष होने के बाद गोला नहीं दिखेगा। इसलिए दूसरे दिन सूर्योदय होने पर सूर्य का गोला देखने के बाद ही स्नान करना और देव पूजन करना, ऐसा लिखा गया है। इसी प्रकार चंद्र ग्रहण होता हुआ अस्त हो जाए, सूर्योदय हो जाए ग्रहण होते हुए ही, तो उसके बाद अगला चंद्र दर्शन करने के बाद ही आप ग्रहण मोक्ष का स्नान करें और फिर भगवान की पूजा करें। क्योंकि यहां तो आपको ग्रहण मोक्ष होने के बाद उसका गोला पूरा का पूरा दिख जाएगा। इसलिए रात्रि में ही 6:19 के बाद, पूरे भारत के अंदर 6:19 के बाद अर्थात 6:20 से आप ग्रहण मोक्ष का शुद्ध स्नान करें। शुद्ध स्नान के बाद मंदिर की सफाई भी करें और पूजा आरती भी कर सकते हैं। दूसरे दिन का इंतजार न करें। अब अगली बात आती है कि सूतक कब से प्रारंभ होगा। देखिए, सूतक के ऊपर भी एक ग्रुप में थोड़ा वाद विवाद चल रहा था। मैं उस पर आपको एक बात बताता हूं कि भाई अभी तो दिनमान कम चल रहा है, छोटा हो रहा है दिनमान, तो फिर सूतक भी 3 प्रहर उससे मानना चाहिए अनुपात करके। मतलब 2.25 घंटे का या 2.5 घंटे का ही एक प्रहर होगा, तो 25 या 75 मतलब लगभग 7.5 घंटे 8 घंटे का ही सूतक होना चाहिए। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि यह एक मध्यम मान लिखा गया है। यहां चंद्र ग्रहण में 9 घंटे लेने का ही प्रावधान बताया गया है। उनने स्पष्ट लिखा है 3 प्रहर और 4 प्रहर। इसका अर्थ यह नहीं कि आप गुणा भाग करके न उस प्रहर की गिनती करें। 3 प्रहर का अर्थ है 9 घंटे पहले और 4 प्रहर का अर्थ है 12 घंटे पहले। अब दूसरा है, यदि इस प्रकार की विभिन्न बातों का शास्त्रार्थ करें तो फिर ग्रहण के ग्रास मान से भी सूतक प्रारंभ होता है। पूर्ण ग्रास में 9 घंटे पहले एक जो अपना प्रहर होता है 3 घंटे का होता है, तो 9 घंटे हुए। परंतु इसी प्रकार यदि ग्रहण आधा ग्रास हो रहा है तो 4.5 घंटे, पाव ग्रास हो रहा है तो फिर उसके भी और आधा हो जाएगा। तो इस प्रकार नहीं माना गया है। अगर आपका ग्रहण थोड़ा भी ग्रास हो रहा है या अधिक भी ग्रास हो रहा है, या दिनमान छोटा है या रात्रिमान बड़ा है, तो उस पर विचार नहीं करना है। सूतक सीधा सट 9 घंटे पहले और 12 घंटे पहले ही माना गया है। उसमें गुणा भाग जोड़ घटावा करने की जरूरत नहीं है। अगर आप ये माने कि नहीं साहब होना ही चाहिए, तो भी 1 घंटे में कोई फर्क नहीं पड़ जाना है। 1 घंटे में आप कोई बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा कार्य नहीं कर लेंगे। इसलिए इस छोटे मोटे विवाद पर प्रश्न खड़ा नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा होता तो वो भी कहीं कहीं ऐसा लिखते। प्राचीन पंचांगकर्ताओं ने भी, जो बहुत बड़े बड़े विद्वान हुए हैं, प्रियव्रत जी शर्मा जैसे बड़े भारी विद्वान हुए हैं, उनने भी 9 घंटे और 12 घंटे लिए हैं। तो अब हम जाकर छोटी मोटी शास्त्रार्थ पर बात करें तो उचित नहीं लगता है। अब देखिए, सूतक का प्रारंभ भी, सूतक प्रारंभ वो भी आपका कब से होगा? ग्रहण प्रारंभ से 9 घंटे पहले। ग्रहण प्रारंभ ऋण 9 घंटे, और यह चंद्र में होगा, और सूर्य ग्रहण में 12 घंटे पहले। ऋण 12 घंटे, तो आपका सूतक का प्रारंभ काल आ जाएगा।
इसमें छोटी मोटी गुणा भाग करने की जरूरत नहीं। अगर आप छोटी मोटी गुणा भाग करते हैं तो आपके यहाँ कितना ग्रास हो रहा है, फिर वैसा ग्रास से आप अपने सूतक का निर्धारण करें, पूरा एक्यूरेट करके लोगों को बताएं, तो मानेंगे कि भाई आप वास्तव में विद्वान हैं, अन्यथा इस प्रकार की व्यर्थ की बातें न करें। दूसरी बात आती है कि सूतक का प्रारंभ काल उस स्थान पर ग्रहण के प्रारंभ से 9 घंटे और 12 घंटे पहले से होगा। चंद्र ग्रहण तो चूंकि एक ही समय पर स्पर्श मोक्ष होगा, यहां तो ग्रस्तोदित हो रहा है, इसलिए चंद्रमा पूरे भारत में अलग अलग समय पर उदय होगा, इसलिए ग्रहण का प्रारंभ वहां से होने से उनका सूतक उससे 9 घंटे पहले प्रारंभ होगा। परंतु जब चंद्र ग्रहण पूरा का पूरा स्पष्ट रूप से रात्रि में होता तो पूरे भारत में स्पर्श एक होता, मध्य एक होता और मोक्ष भी एक ही होता। तो चंद्र ग्रहण में कोई समस्या नहीं है। यह समस्या है सूर्य ग्रहण में, जो पूरे प्रत्येक स्थान पर अलग अलग समय में स्पर्श और मोक्ष होता है और उसके लिए सूतक की व्यवस्था भी अलग अलग होगी। उसके लिए आप अपने जिले को आधार मान ले, वो ज्यादा उपयुक्त रहता है। अब सूतक बाल, वृद्ध और रोगियों के लिए उपयोग में नहीं आता है। उनके लिए भोजन आदि करने में छूट शास्त्रों ने दी है, इसलिए छूट का उपयोग बाल, वृद्ध, रोगी, गर्भिणी ये सब कर सकते हैं। सूर्य ग्रहण में स्पर्श स्थान अलग अलग होते हैं, इसलिए इनका सूतक का भी प्रारंभ काल अलग अलग माना गया है। इस बात को पूरा ध्यान में रखकर कार्य करें। इस प्रकार शायद मुझे लगता है कि समस्याओं से निवृत्ति तो नहीं मिलेगी, क्योंकि हम विभिन्न प्रकार की बातें करते रहते हैं, पर फिर भी मैंने मुख्य मुख्य जो है बातें आपको विस्तार से समझा दी। सूतक मानना पड़ेगा ग्रहण हो रहा है तो। बहुत सारे कह रहे हैं कि हम तो नहीं मानेंगे। अरे भाई तुम तो कह दो मैं तो साहब ये बल्ब जल रहा है, इस बल्ब को बल्ब नहीं मानता, तो बल्ब ही रहेगा ना। सूर्य को सूर्य नहीं मानता, बिल्कुल मत मानो, पर सूर्य आपके नहीं मानने से सूर्य नहीं होगा, वो सूर्य ही रहेगा। तो आप ग्रहण को नहीं मानते हैं, कोई बात नहीं है, मत मानो। अरे पंचांगों में, ज्यादा पंचांगों में नहीं लिखा है तो नहीं लिखा, उसके लिए एक पंचांग में लिखने वाला दोषी नहीं हुआ, जो सत्य था उसने लिख दिया। अब आप माने न माने उसमें हमारा कोई दोष नहीं है। ग्रहण 8 नवंबर 2022 को निश्चित रूप से पूरे भारत में होगा, पूरे भारत में सूतक मान्य होगा और उसके यम नियम आदि का पालन भी करना ही पड़ेगा। इसमें किसी प्रकार का किंतु परंतु नहीं आना चाहिए। इस प्रकार आज का ये प्रकरण यहीं समाप्त होता है। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।